So let's start our next topic, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। इससे पहले हमने मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, टाइप्स के कॉरस्पॉन्डिंग कर ली, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि उनकी आइगन वैल्यू क्या होगी। जैसे यूनिटरी मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू बताए क्या होगी। एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, तो जो सबसे पहला टॉपिक आज हमारा वो है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का रैंक हम कैसे बताएंगे। ओके ओके, तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, इस रिलेटेड हम कैसे रैंक फाइंड आउट करते हैं, कुछ रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि रैंक नहीं आएगा फिर वेक्टर स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। वेक्टर स्पेस से भी कितने 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेक्टर स्पेस इन द सेंस कि लीनियर अलजेब्रा ऑफ फाइनल ईयर, ठीक है। तो रैंक निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, जिसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। डिटरमिनेंटल रैंक, है ना, डिटरमिनेंट तो पता होगा ना सभी को, डिटरमिनेंट में कोई डाउट? डिटरमिनेंटल रैंक, ओके। डिटरमिनेंट निकालने से पहले माइनर पढ़ते हैं, कोफैक्टर आता है सभी को, +2 क्लास का वो है वो, तो कि माइनर कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, तो उसको एक्सपेंड करने के तरीके हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। आप उसको रो 1 से कर लो, रो 2 से कर लो, रो 3 से कर लो, फिर C1 से कर लो, C2 से कर लो, C3 से कर लो। ओके, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें माइनर और कोफैक्टर आते हैं, ठीक है। नहीं आते तो मैंने ये निकालने वीडियो लेक्चर में सिखाए हुए हैं, इंडिविजुअली 10 दिन पहले सिखाए थे, ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो माइनर कोफैक्टर आने के बाद हम उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब डिटरमिनेंट, अब जब रैंक की बात आएगी ना, तो रैंक की बात आएगी तो मैट्रिक्स है, और जो डिटरमिनेंट की बात आएगी तो मैट्रिक्स है वो तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स समझते हो ना, जिसमें m और n की वैल्यू क्या होती है, सेम, यानी नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। और जो रैंक की बात है वो हर एक मैट्रिक्स के लिए हो सकती है, ये एवरी मैट्रिक्स के लिए, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो तब भी और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो तब भी। जो नॉन स्क्वायर मतलब जिसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, जैसे जिसका ऑर्डर 3x4 हो, 2x6 हो, तो इनको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होती हैं। तो क्या आपने पढ़ा है 3x4 मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है और इसका आप डिटरमिनेंट निकालिए, कभी नहीं सुनते। सिर्फ डिटरमिनेंट अगर आएगा तो किस मैट्रिक्स पे बात होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स पे, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं। तो एक्चुअली मीनिंग क्या है रैंक का, एक्चुअली मीनिंग ये है रैंक का, माइनर की फॉर्म में मैं बताऊं। जैसे मान लो मैं 3x3 के लिए बता रहा हूं, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना ले लिया हमने, 3x3 ले लिया, तो मैक्सिमम ऑर्डर का माइनर एक उसका नॉन जीरो होना चाहिए, वो उसका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। जैसे 3x3 का मैं मैट्रिक्स लेके चल रहा हूं, तो A11, A12, A13, A33, ऐसे इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 9 एलिमेंट आएंगे। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर का माइनर जो पॉसिबल हो कितना है, 3x3 का, फिर उससे नेक्स्ट 2x2 के, फिर उससे नेक्स्ट 1x1 की। तो 1x1 मिनिमम से मिनिमम कितने ऑर्डर का हो सकता है माइनर, 1x1 का हो सकता है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है, अब देखो जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो तो एक ही माइनर होगा, और वो किसके इक्वल होगा, उसके डिटरमिनेंट के इक्वल होगा, ठीक है। ये तब बोल सकते हैं जब हम मैट्रिक्स स्क्वायर लेके चल रहे हैं, ठीक है। डिटरमिनेंटल अप्रोच तब लगा सकते हैं जब मैट्रिक्स क्या हो तुम्हारे पास स्क्वायर हो, ठीक है। और क्योंकि डिटरमिनेंट हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो या सब स्क्वायर मैट्रिक्स तो हम इसकी भी बना सकते हैं ना, तो इसलिए जो डिटरमिनेंट अप्रोच है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे भी अप्लाई हो जाती है और स्क्वायर मैट्रिक्स पे भी अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो यस, ऐसे हम किसी मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, रैंक निकालेंगे। बट दिस इज ए वेरी लेंथी प्रोसेस। अगर मैंने ये बोल दिया तुम्हें कि एक मैट्रिक्स दे दी मैंने 1 2 3 0 1 2 0 0 1, ये मैट्रिक्स दे दी, अब इसका ऑर्डर कितना है 3x3, और मैंने बोल दिया कि आप इसका रैंक फाइंड आउट करिए। रैंक फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले इसका 3x3 का माइनर निकालेंगे। जब हम माइनर निकालते हैं तो ज्यादा से लेके कम पे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा है। मान लो 3x3 का डिटरमिनेंट निकाला, यानी इसने तो a का डिटरमिनेंट की इक्वल हो जाएगा ना, वो 1 आएगा, मुझे पहले ही पता है 1 से कितना आएगा, 1 आएगा, और जो क्या है तुम्हारे पास नॉन जीरो, है ना। और जितने ज्यादा ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो होगा उतने ऑर्डर का क्या हो जाएगा, उसका रैंक हो जाएगा। तो रैंक को लिखने का तरीका ये है कि अगर ये मैट्रिक्स ए है तो मैं रैंक को ऐसे लिखूंगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, ये होता है रो, ठीक है। रो किसको रिप्रेजेंट करता है, रैंक को, ठीक है। तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस 1 की जगह 0 कर देता तो अब इसका डिटरमिनेंट कितना आता है, ए का 0 आता,
पढ़ा ना कि किसी कोई भी रो और कोई भी कॉलम अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स का रैंक कितना होता है, 0 होता है। तो अब 0 हो गया। अब ये नहीं है कि आपको सारे के सारे ही माइनर नॉन जीरो चाहिए, सिर्फ कितना चाहिए, एक नॉन जीरो हो। कोई बच्चा बोलेगा सर मैंने ये वाला माइनर उठाया 0 1 0 0 और मैंने इसको एक्सपेंड किया, ये 0 आ गया, फिर मैंने ये वाला उठाया 1 2 0 0, ये भी 0 आ गया। तो बोलता कोई मैंने ये उठाया 1 2 0 0, ये भी 0 आ गया। लेकिन आप देख रहे हो अगर किसी ने पहला यही उठा लिया 1 2 0 1, जो तुम्हारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और वो तुम्हारे पास क्या है, नॉन जीरो। और मैक्सिमम ऑर्डर 3 था, 3 वाला तो एक ही बनेगा, 0 आ गया। 2 ऑर्डर का तुमने फर्स्ट वाला चेक किया, कितना आ गया 1, और वो किसके इक्वल है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो मतलब यहां से आप देख रहे हो इसका रैंक कितना बन जाएगा। अब यहां से 1 की जगह 0 कर दिया तो जो ए का रैंक है वो कितना हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा। ठीक है। और बात करें मान लो 2 क्रॉस 2 के सारे ही माइनर 0 हो रही हैं, तो फिर आएगी 1 क्रॉस 1 पे, और 1 क्रॉस 1 तो अगर एक भी एंट्री नॉन जीरो है तो वो 1 क्रॉस 1 की हो जाएगी। जैसे ये दे दिया मैंने 0 1 0 0 0 0 0 0 0। अब इसका रैंक कितना है तुम देख के बता सकते हो, 1 है, क्योंकि अगर 2 क्रॉस 2 के आप माइनर निकालने स्टार्ट करोगे यहाँ से तो वो 0 बनेंगे। कोई बच्चा बोलेगा सारे, हाँ सारे 0 बनेंगे, इसमें कोई ऐसा भी आप देख लो। ठीक है, माइनर हम ऐसे निकालते हैं जैसे ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो माइनर ऐसे में ऐसे निकालते हैं। जैसे इसका निकालना है तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, जिस एलिमेंट का निकाल रहे हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाली रो छोड़ दो, उसको कॉलम छोड़ दो, तो A11 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा तो ये आ जाएगा A22 A23 A3। इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है, इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, तो A21 A23 A31 A33। ऐसे 9 माइनर बनेंगे। ठीक है, और 9 में से अगर एक भी नॉन जीरो आ जाता है तो उसका वही ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने किसके लिए बताया है, 3 क्रॉस 3 के लिए, यही किसके लिए अप्लाई हो जाएगा, 4 क्रॉस 4 के लिए, यही 5 क्रॉस 5 के लिए, ये 2 क्रॉस 2 के लिए। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम में जो 90% क्वेश्चन पूछते हैं वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स के लिए पूछते हैं, और वही हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स आपको मिलेगी, मान लो रैंक की मिल गई तो ज्यादा ज्यादा कितने ऑर्डर की मिल सकती है, 4 ऑर्डर की मिल सकती है, वरना 3 ऑर्डर की मिलेगी। रैंक पूछ लेगा आपसे या फिर कुछ और चीजें पूछ लेगा। ओके, अब रैंक निकालने का तरीका मैंने बता दिया। अब मैंने बोल दिया कि इसका रैंक निकालो तुम, मैट्रिक्स दे दी मैंने A इज इक्वल टू 1 16 12 13 0 12 13 0 16, ये मैट्रिक्स दे दी मैंने, मान लो 10 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने बोल दिया कि इसका रैंक निकालो। पहले कोई बच्चा इसका डिटरमिनेंट ओपन करेगा, यानी 3 क्रॉस 3 का एक माइनर देखेगा, फिर 2 क्रॉस 2 के लिए देखेगा, और क्या पता वो भी 0 आ रहे हो, सारे मैंने ऐसे ही दे रखे हो, फिर वो 1 क्रॉस 1 पे आएगा ना, तो उसको कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा ना। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। जब हम किसी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करेंगे तो हम डिटरमिनेंटल अप्रोच पे नहीं जाएंगे, इट्स जस्ट फॉर डेफिनेशन कि हम रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो इसके लिए हम जाएंगे रो ऑपरेशन से इसको चेक करना। रो ऑपरेशन पता है ना कितने टाइप के होते हैं, रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स। सबसे पहला रो ऑपरेशन कौन सा होता है, इंटरचेंज वाला, यानी आप कोई भी किसी एक रो को दूसरी रो के साथ क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, और जो दूसरा तरीका है वो ये है आपका कि आप किसी भी रो को, ठीक है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे Ri है उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, Ri से, A से। ठीक है, यानी ith रो को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, A से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ऑपरेशन वो ये होता है कि Ri, ठीक है, अप्रोचेस टू Ri प्लस बी टाइम आर जे। समझ रहे हो इसका क्या मतलब है, कि आप किसी भी रो में दूसरी रो का मल्टीपल ऐड कर सकते हो। तो ये सिर्फ 3 ऑपरेशन होते हैं। और अगर कोई पूछ ले आपसे कॉलम ऑपरेशन, तो कॉलम के लिए आर को किससे चेंज कर दो, सी से चेंज कर दो। ठीक है, अब देखो इन 3 ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन 2 साइडेड है। 2 साइडेड मतलब वो यहां से यहां तक भी लिख सकता है, यहां से यहां तक भी। जब आप कोई भी ऑपरेशन लगाओ तो जहां से स्टार्ट हो रही है वही रो पहले आनी चाहिए ऑपरेशन के बाद। कोई बच्चा बोलेगा सर ये मैंने ऑपरेशन लगा दिया आर आई प्रोसेस टू आर जे प्लस आर के, तो ये कोई ऑपरेशन नहीं होता है। ठीक है, आप किसी रो को ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पे आर आई है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जे की जगह आर आई होने चाहिए। अब ये ऑपरेशन है। ठीक है, उसने kth रो को 1 से मल्टीप्लाई करके ith रो में ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये होते हैं कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन। जो हम काम करेंगे हमारा 99% वो किससे करेंगे, रो से। वही आप किससे कर सकते हो, कॉलम से भी कर सकते हो, लेकिन आपको एक काम करना है, तो रो से कर लो या फिर कॉलम से कर लो। हम किससे करेंगे, रो से। ओके, यानी डिटरमिनेंट, एक तो डिटरमिनेंटल अप्रोच होगी रैंक निकालने की, दूसरी होती है
रो रैंक अप्रोच, ठीक है, दूसरा कॉलम रैंक। तो हम दो चीज निकालेंगे अब, रो रैंक और कॉलम रैंक। और रो रैंक और कॉलम रैंक दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। अब निकालने के लिए इससे पहले किसी मैट्रिक्स को हम चेंज करते हैं उसकी रो इक्लोन फॉर्म में। नाम सुना है रो इक्लोन फॉर्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, आईएफ बोलते हैं, ठीक है, रो इक्लोन फॉर्म, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या बोलेंगे, REF, ठीक है। नाम सुना होगा पहले, आती है चेंज करनी, कैसे करते हैं किसी मैट्रिक्स को उसकी रो इक्लोन फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं। वहां से आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो लीनियर अलजेब्रा के, अगर तुमने एक मैट्रिक्स को किसमें चेंज करना आता है, रो इक्लोन फॉर्म में, ठीक है। कैसे करते हैं रो इक्लोन फॉर्म में चेंज, वो देखो। सबसे पहले मैंने ये मैट्रिक्स बना दी A11, A12, A13, A21, A22, A23, आसान है बिल्कुल। A31, A32, जिसमें पहले नहीं आता वो भी देख सकता है। आप क्या करो, सबसे पहले ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, A11, इस एलिमेंट को क्या बनाओ, नॉन जीरो, वन नहीं, क्या नॉन जीरो, ठीक है। मैंने बोला नॉन जीरो, कोई बच्चा बोलेगा सर वन, वन तो बेस्ट है, अगर इसने वन बना दिया तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले नॉन जीरो बनाओ इसको, ठीक है, नॉन जीरो, क्योंकि कैलकुलेशन हमें क्या चाहिए, आसान चाहिए, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, वन बना लो इसको। नॉन जीरो तो बनाना ही है, लेकिन आप क्या कोशिश करो कि ये क्या बन जाए, वन बन जाए। कोई जरूरी नहीं है, तो बच्चा बोलेगा सर मैंने यहाँ पे टू बना, कोई जरूरी नहीं है। मान लो हमने यहाँ पे क्या बना लिया, वन बना लिया। अब इस वन की हेल्प से इसको और इसको, वन से नीचे वाले एलिमेंट है उनको क्या बना दो, जीरो बना दो। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को वन बना के और फिर R2 और R3 के उससे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को क्या बना दो, जीरो बना दो, है ना। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट मतलब इसके कोरस्पोंडिंग ये, इसके कोरस्पोंडिंग ये, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में इसको वन बना के इसके नीचे क्या बना दो, जीरो बना दो। जीरो कैसे बनाएंगे, जहां पे कोई भी एलिमेंट ये होगा ना, उस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, तो क्योंकि वन हमने बनाया हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, R2 में इससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट A22, ठीक है, इसको क्या बनाएंगे, वन, और इस वन की हेल्प से इस 32 को क्या बना देंगे, जीरो। और फिर लास्ट में अगर ये बनता है नॉन जीरो, बनाना नहीं है, अगर बनता है नॉन जीरो तो इसको नॉन जीरो बनाएंगे, अदरवाइज इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास होती है किसी भी मैट्रिक्स की रो इक्लोन फॉर्म। क्या बोला है मैंने, रो इक्लोन फॉर्म में चेंज करना। जैसे मान लो कि मैंने मैट्रिक्स ले ली, ये ले ली 1 2 3 3 2 1 4 4 6, ये मैट्रिक्स ले ली, और मैं इसको क्या बनाना चाहता हूँ, इसकी रो इक्लोन फॉर्म में चेंज करना चाहता हूँ, इसकी रो इक्लोन फॉर्म बनानी है हमें। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो की हेल्प से, यहाँ पे देखो वन ऑलरेडी बना हुआ है, हमें तो कुछ करना ही नहीं अभी, ठीक है, वन बना हो तो इसका एज लिख दो 1 2 3। अब क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम R2 प्रोसेस टू R2 माइनस 3 टाइम ऑफ R1, है ना, ताकि यहाँ 3 की जगह क्या बन जाए, जीरो बन जाए। फिर हम करेंगे R3 अप्रोचेस टू R3 माइनस 4 टाइम ऑफ R1, है ना। तो ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जीरो, इसको करेंगे इससे 4 6, है ना, 2 माइनस 6 4, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8, ओके। फिर यहां से करेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई इसमें जीरो, यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4, और यहां से करेंगे तो -6, है ना, ये हो जाएगा, ओके। अब ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसकी जगह क्या बनाओ, क्या बनाना, 1। तो मैं क्या करूंगा, R2 को अगर मैं -1/4 R2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड वाला ऑपरेशन लगा दूं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 1 2 3 0 1 2 0 -4 -6, यही होएगा ना। और अब क्या करो, अब क्या करो, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से इसको क्या बनाएंगे, जीरो, और फिर तो वो तुम्हें दिख ही रहा है, क्या करेंगे R3 प्रोसेस टू R3, ठीक है, प्लस कर देंगे 4 टाइम ऑफ R2, तो ये जाएगा तुम्हारे पास 0 1 2 3 0 1 2 0 0 2, ये हो गया ना। और आप देख रहे हो इसमें कितने नॉन जीरो रोज हैं। नॉन जीरो रोज समझते हो, जीरो रोज क्या होती है, जिसकी सारी सारी एंट्री क्या हो, जीरो। नॉन जीरो रो अगर एक भी एंट्री क्या हो, नॉन जीरो, ओके। तो
तो आपको जो फर्स्ट एलिमेंट जो तुम्हें 1 बनाने थे उनको बोलते हैं क्या, पीवट। क्या बोलते हैं, पीवट। ये जो सर्कल किए हुए हैं इनको बोलते हैं पीवोट एलिमेंट, या इन्हीं का दूसरा नाम होता है लीडिंग एलिमेंट। ठीक है, तो आरईएफ में चेंज करने के बाद जितने पीवट आएंगे उतना इसका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। ऐसे हम किसी मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, रैंक निकालते हैं। अब देखो इसमें कितने पीवट आए हैं, नॉन जीरो पीवट कितनी है, और जीरो को कभी पीवट नहीं बोलते। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 की जगह क्या बन जाता, 0 बन जाता, तो इसमें कितने पीवट होते, 2। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 1 और 1 2 ही आते, तो लेकिन आप यहाँ पे 1 1 2 आया हुआ है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 3 है। कहीं आपने माइनर निकाला, नहीं निकाला। तो सिंपल अगर रो से चेक करना हो, रो से ही तो चेक किया है हमने। अगर बच्चा बोलेगा सर कॉलम से चेक करूंगा, तो कॉलम रैंक और रो रैंक सेम होता है। जब वो कॉलम से करेगा तभी भी उसके पीवट कितनी आएंगे, 3 ही आएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम किसी मैट्रिक्स से क्या निकालते हैं, रैंक निकालते हैं। कर लोगे, निकाल सकते हो। अब एक और बता देता हूं मैं, जैसे मैंने मैट्रिक्स दे दी A इज इक्वल टू 1 1 2 2 1 2 2 2 2। ठीक है, या फिर मैंने मान लो यहाँ पे 4 होता, ओके, यहाँ पे क्या होता, 4 होता। तो अब इस मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं हम, आप सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे 1 कैसे बनेगा, क्योंकि 1 था तो आसान था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 कर दिया। तो 4 करने के बाद दिक्कत हो गई यहाँ पे। आप जितना हो सके जब रैंक का क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो फ्रैक्शन क्रिएट ना करें, क्योंकि फ्रैक्शन क्रिएट करने से कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है और मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जब फ्रैक्शंस में, जब मान लो कोई बच्चा बोलेगा सर मैं 4 से डिवाइड कर दूं फर्स्ट रो को, बन गया 1 वहां पे, तो वहां पे करूंगा तो यहाँ पे बन जाएगा 1/4 और यहाँ पे बन जाएगा 1/2, है ना। और फ्रैक्शन क्रिएट हमें करने नहीं, ऐसा हम लेके चलते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा करना नहीं है। अगर किसी की कैलकुलेशन फास्ट है तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे आसान आप देख रहे हो, अगर मैं R3 को 2 से डिवाइड कर दूं और फिर उसको R1 से चेंज कर दूं तो यहाँ पे 1 नहीं बन जाएगा। समझ रहे हो मैंने क्या किया है, R3 को किससे डिवाइड कर दिया, 1/2 से, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही बोल सकते हो आप। और फिर मैंने ऑपरेशन लगा दिया, R1 को इंटरचेंज कर दिया R3 के साथ। तो पता ही मैट्रिक्स कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी 1 1 1 4 1 2, और इसके साथ तो कुछ किया ही नहीं, तो ये है ना। पता है मैं क्यों कर रहा हूँ क्वेश्चन, ये इसलिए किया जा रहा है कि आपको फ्रैक्शन क्रिएट नहीं करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, रैंक पूछ ले आपसे, अगर आपने यहाँ पे 1/4 और 1/2 बना दिया तो कम से कम आप 2 मिनट लगा दोगे इस क्वेश्चन को करने में। ऐसा नहीं करना, आपको मैनिपुलेशन करके इंटीजर्स में ही लेके आना, या तो माइनस में, या फिर 0 में, या फिर प्लस वाले नेचुरल नंबर, ऐसे हम लेके चलेंगे। और अब यहाँ से इसको 0 बनाना बड़ी बात थोड़ी है। अब मैट्रिक्स में ही हम चेंज करते हैं। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ से इसमें करेंगे -2 और इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। देख रहे हो। और यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहाँ से करेंगे तो -3 और यहाँ से करेंगे तो -2, है ना। और यहाँ पे तो अब देखो कोई बता बोलेगा सर 1 बनाना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ रहे हो, जब 3 से मल्टीप्लाई इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0, और इसको इसमें तो कुछ बचेगा नहीं, तो -2 ही बचेगा, है ना। तो -2, अब देखो जो स्क्वायर है 1 -1 और -2, कितने पीवट आए हैं, 3 पीवट आए हैं। तो इस मैट्रिक्स का रैंक है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, निकाल सकते हो रैंक, कोई दिक्कत। रैंक पूछ ले तो ऐसे रैंक फाइंड आउट करना है। ओके, अब रैंक से नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, क्या होते हैं लीनियरली डिपेंडेंट रो, लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम। जब हम किसी मैट्रिक्स के उसकी रो इक्लोन फॉर्म में चेंज करते हैं और तुमसे ये पूछ लिया, पहले मैं डेफिनेशन बता दूं क्या होती है, वैसे तो तुम्हें पता होगा क्या होते हैं लीनियरली, पूरे वेक्टर स्पेस में हम इसको लेके चलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर बोल सकते हो, रो बोल सकते हो, कॉलम बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप इनको। ठीक है, मैंने आपको 3 रो दे दी और तुम्हें ये बता दिया, ये चेक करना दे दिया कि ये बताओ ये लीनियरली डिपेंडेंट, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या बोलते हैं, LD। ठीक है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, LI बोलेंगे। ठीक है, तो किन्हीं भी मान लो n पे नहीं जाते हैं हम, n पे भी जा सकते हैं, लेकिन मान लो 3 वेक्टर दी हुए है तुम्हें, वेक्टर इन द फॉर्म कि तुम्हें पढ़ा होगा ना v1 = 1 2 3, ये फर्स्ट वेक्टर होता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट v2 है वो ऐसे हो जाएगा 3 4 6, और v3 हो जाएगा 1 0 1, ऐसे वेक्टर होते हैं ना। और इनको चेक करना है कि ये तुम्हारे पास
एल डी लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। तो किन्हीं तीन वेक्टर को, मैं किसके लिए बता रहा हूं, तीन के लिए, 4 के लिए हो जाएगा, 5 के लिए हो जाएगा, एन के लिए भी हो जाएगा। उनको लीनियरली डिपेंडेंट तब बोलेंगे जब उनका हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन करें, यानी ऐसे किया मैंने a1 इंटू वी वन प्लस a2 इंटू वी टू प्लस a3 इंटू वी थ्री करा, और वो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन 0, सच दैट जो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन हमने लिए है a1 a2 a3 ये स्केलर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो है तो इन वेक्टर्स को हम क्या बोल देते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। क्या बोल देते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो बनाना है, उसकी एक ही तरीका है जीरो बनाने का कि आप सारे के सारे कांस्टेंट्स को क्या लेके चलो, जीरो लेके चलो, तो तब हम उसको क्या बोल देते हैं, एल आई लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो वो जाएंगे एल आई वेक्टर्स, ओके। जैसे और अभी वेक्टर कोई बच्चा बोलेगा सर रो बिल्कुल सेम है, कॉलम बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अगर इसमें से एक भी ए आई ऐसा हो जाए नॉन जीरो, ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा सर a2 a3 जीरो है और a1 है वो 5 है, तो कोई एक है ना, एक नॉन जीरो, तो क्या हो जाएंगे एल डी, अदरवाइज क्या हो जाएंगे एल आई, ठीक है। अब आते हैं कि कैसे कैसे पता लगाएंगे कि जीरो है नॉन जीरो है, तो उसको कैसे पता लगाएंगे, रो इक्लोन फॉर्म से। अगर तुम्हें ये दे दे कि तीन वेक्टर दे दिया तुमने, ये तीन वेक्टर देके तुमसे ये पूछ ले कि ये एल आई है एल डी है, तो सबसे पहले आप इनको मैट्रिक्स में लिख लो। मैट्रिक्स में लिख लिया मैंने इनको 1 2 3 3 4 6 1 0 1, मैट्रिक्स में लिख के इसको किस में चेंज कर दो, आरईएफ में, रो इक्लोन फॉर्म में। अगर जितने वेक्टर है उतने ही पीवट आ जाए, क्या बोला मैंने, जितने वेक्टर है उतने ही पीवट आ जाए। कितने वेक्टर है यहाँ पे, पीवट कितनी आ जाए, 3, तो बोलेंगे कि एल आई है। और अगर उससे कम आ जाए तो क्या बोलेंगे, एल डी है। नहीं समझ आया, आ गया। अगर जितने वेक्टर आप लेके चल रहे हो कॉलम रो में उतने ही क्या आ जाए, पीवट आ जाए। किसके लिए बोला मैंने, ये रो के लिए, ठीक है। तो उतने ही क्या हो जाए, अगर मान लो इसने मान के चलो मैंने किसी मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स में 3 वेक्टर लिए और मैं उसकी डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे आरईएफ लिख रहा हूं, रो इक्लोन फॉर्म लिख रहा हूं। मैंने बोल दिया ये आ गई उसकी रो इक्लोन फॉर्म 0 0 2 3 0 0 0, ये आ गई। बताओ जो मैंने वेक्टर लिए थे वो एल डी थे या एल आई थे, एल डी थे। कितने वेक्टर ले रखे हैं मैंने, और आरईएफ में कितनी नॉन जीरो रोज आई हुई है, 2, कम आ गई ना उससे, तो इसका मतलब एक वेक्टर उनमें से प्रीवियस 2 वेक्टर से मिलकर बना हुआ था, है ना। और अगर ऐसा होता तो उसको क्या बोल देते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है। कर लोगे। एल आई और एल डी वेक्टर क्या होते हैं, कोई बच्चा बोलेगा एल आई एल डी रो ऐसे ही चेक करेंगे, एल आई एल डी कॉलम ऐसे ही चेक करेंगे, ठीक है। तो आपको एक काम करना, जो भी दे रखा ना उसको रो में लिख लो, वेक्टर दे रखी है रो में लिख लो, कॉलम दे रखी है उनको रो में लिख लो, रो दे रखी है रो में लिख लो। तो ऐसे हम किसी मैट्रिक्स की रो और कॉलम को या वेक्टर को हम एल आई और एल डी बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इनको एक और चैप्टर है हमारे पास, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहां से भी करेंगे। एक क्वेश्चन वहां से 101% आएगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्यूशन है नहीं है, एक सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है ही नहीं, इस वो कैसे चेक करेंगे हम, एल डी एल आई और मैट्रिक्स मेथड से उसको चेक करेंगे, ओके। तो ये तुम्हारे पास रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे हम निकालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, या इनको आप रिजल्ट्स भी बोल सकते हो, जिनका यूज करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ओके। सबसे पहले रो रैंक और कॉलम रैंक, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पहला रिजल्ट बता दिया मैंने, मतलब कोई रो से करे उसको चेंज या फिर कॉलम से करे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास है, सेम आएगा, ठीक है। दूसरा रिजल्ट, अगर कोई मैट्रिक्स है ए और उसका ऑर्डर कितना है m क्रॉस n, ना मैंने m की वैल्यू बताई और ना ही मैंने n की वैल्यू बताई, ठीक है। तो यहां से ये बताओ मुझे a का रैंक है वो ज्यादा से ज्यादा कितना पॉसिबल हो सकता है, लिस्ट नहीं मिनिमम हो, ठीक है, लिस्ट भी हो सकता है लेकिन मिनिमम बोल लेंगे, m और n में से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। तो मुझे बोलेंगे मिनिमम ऑफ m एंड n, इनमें से जो छोटा होगा उतना ज्यादा हो सकता है। क्यों हो रहा है ऐसा, मान के चलो मैंने मैट्रिक्स बना दी 2 3 0 0 0 0 1 1, ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 4 की,
m क्रॉस n ले रहे हैं ना। अब क्या तुम यहां से 3 क्रॉस 3 का माइनर बना सकते हो? नहीं बना सकते। देखो 3 क्रॉस 3 तो आपको कितनी रो चाहिए? 3, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रो कितनी है यहाँ पे? 2 है। तो बता बोलेगा सर 4 क्रॉस 4 के लिए नहीं, आपके पास रो ही 2 है तो 4 क्रॉस 4 पे आप जा ही नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा बड़ा माइनर कितने ऑर्डर का बन सकता है? 2 ऑर्डर का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स हम रैंक लिखेंगे तो m और n से क्या आएगा, वो उनका मिनिमम है। ज्यादा इक्वल नहीं बोला मैंने, ज्यादा ज्यादा कितना हो सकता है वो बोला मैंने, तो इनका मिनिमम है उतना हो सकता है। कम से कम कितना हो सकता है? कम से कम 0 हो सकता है, कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है ना। कुछ तो रो देगा वो, या तो रो होंगी ही नहीं या फिर होंगी, दो ही केस हो सकता है। ये तो नहीं है कि नेगेटिव में रो होंगी, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है? मिनिमम ऑफ mn, और कम से कम क्या हो सकता है? 0। और 0 रैंक उसी मैट्रिक्स का होता है जब मैट्रिक्स खुद क्या हो जाए? 0 हो जाए। 0 रैंक कब होगा? जब 1 क्रॉस 1 की माइनर भी क्या हो जाए? 0 हो जाए। और 1 क्रॉस 1 की माइनर मतलब एंट्री सारी सारी क्या है? 0 है। तो मैट्रिक्स में मैंने बोल दिया किसी मैट्रिक्स ए का रैंक 0 है, इसका मतलब वो मैट्रिक्स खुद क्या है? 0 मैट्रिक्स ओ है ये। ठीक है, इसका मतलब मैट्रिक्स क्या है? 0। फिर वो उसका ऑर्डर कुछ भी हो, मैंने मैट्रिक्स मान लो ये ले ली, A इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है? 0 है। ठीक है, 2 क्रॉस 2 के माइनर निकालोगे 0, 1 क्रॉस 1 के 0, तो मैट्रिक्स का रैंक कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये है रिजल्ट कि किसी भी मैट्रिक्स का आप रैंक फाइंड आउट करोगे तो वो ज्यादा ज्यादा आ सकता है मिनिमम ऑफ mn, और कम से कम क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। ठीक है, ओके। और अब जैसे हम डिटरमिनेंट, मान लो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, मैंने क्या ले ली? स्क्वायर मैट्रिक्स। ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो उसका ऑर्डर हम क्या लिखते हैं? n क्रॉस n लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम डिटरमिनेंट को और रैंक को क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। समझ रहे हो? मैंने ये बोल दिया कि a का ऑर्डर n है, वो तो दिख ही रहा है तुम्हें, और मैंने ये बोल दिया कि डिटरमिनेंट है ना a का, वो नॉन जीरो है। तो क्या आप यहां से a का रैंक बता सकते हो कितना आएगा? अंजू कितना आएगा? n क्यों आएगा? n क्यों आएगा? फिर नॉट इक्वल टू 0 तो फिर क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम माइनर कितना पॉसिबल है? n ऑर्डर का, और ये क्या है? नॉन जीरो, और वही क्या हो जाता है? रैंक की डेफिनेशन। तो दैट्स व्हाई a का रैंक कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। ओके, अब मैं इसका अपोजिट कर दूं, तो अपोजिट कर दूं मैं n क्रॉस n की मैट्रिक्स, और मैंने बोल दिया कि a का रैंक n है, तो यहां से a का डिटरमिनेंट 0 होना जरूरी है या नॉन जीरो होना जरूरी है? क्या आएगा बताओ? बिल्कुल नॉन जीरो होगा, क्योंकि आपने रैंक n बोला है, इसका मतलब n ऑर्डर का तो एक ही माइनर होगा, और वो क्या होगा? a का डिटरमिनेंट, और वो क्या होना पड़ेगा? नॉन जीरो, तभी तो रैंक कितना आएगा? n आएगा। अब मैं इसका अपोजिट कर दूं, अब मैंने ये बोल दिया कि जो a का रैंक है, a का डिटरमिनेंट है वो 0 है, a का डिटरमिनेंट 0 है, तो बताओ a का रैंक क्या होगा? बताओ क्या होगा? मान लो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट 0 है, तो उसका रैंक क्या नहीं होगा? ये बता दो। n नहीं होगा ना, n तो होगा ही नहीं, क्योंकि ज्यादा ज्यादा माइनर n ऑर्डर का था, वो तो आपने 0 बोल दिया। अब तो बोल दिया इतना नहीं होगा, तो कितना होगा या हो सकता है? बिल्कुल स्ट्रिक्टली लेस देन n, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन n आएगा। n से कम हो सकता है, तो क्या बोलेगा सर? n-1 हो सकता है, n-2 हो सकता है, फिर वो डिपेंड करेगा कि मैट्रिक्स क्या दे रखी है उसमें। ओके, तो ये नेक्स्ट रिजल्ट है। अगर मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर दे रखी हो और उसका डिटरमिनेंट आपको दे रखा हो, और फिर आपसे क्या पूछ ले? रैंक पूछ ले, या फिर रैंक दे रखा हो और फिर आपसे डिटरमिनेंट पूछ ले, तो ये हम रिजल्ट लगाएंगे। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो आप जरूर करोगे। ओके, हाँ जी, क्या रैंक प्लस पे ओपन हो सकता है? जैसे हमने ये निकाला रैंक ऑफ ए प्लस बी, क्या ये रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी ऐसे ओपन हो सकता है? किसी स्टेटमेंट के पीछे क्वेश्चन मार्क को, इसका मतलब वो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये ऑलवेज होगा? क्या ए और बी का सम करके रैंक फाइंड आउट कर लो, या फिर रैंक अलग अलग फाइंड आउट कर लो, उन रैंक का सम कर दो, ये इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे? तो इसका आंसर है इन जनरली नहीं आते हैं। ठीक है, इन जनरल मतलब आ भी सकते हैं,
तो बच्चा दोनों ही मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स ले ले तो 0 इज इक्वल टू 0, वो तो ट्रू है। लेकिन इन जनरल का मतलब कोई रिजल्ट ऑलवेज ट्रू नहीं होता, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन जनरल ये ट्रू नहीं है। जैसे ही बोलते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं होती इन जनरल, है ना, क्लियर है। तो फिर इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि a प्लस बी का रैंक है, a प्लस बी का रैंक किस किस के बीच में रहेगा, लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ a प्लस रैंक ऑफ b। ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, लेकिन इक्वल होना कोई जरूरी नहीं होता है। और मिनिमम में क्या होगा तुम्हारे पास, रैंक ऑफ a माइनस रैंक ऑफ b, इसका मोड। मोड क्यों लिया समझ रहे हो, क्योंकि रैंक कभी भी क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा कम से कम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो एक इस रिजल्ट पे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है रैंक से, ठीक है, कि a प्लस बी का रैंक। ओके, नेक्स्ट है जैसे सम का किया है वैसे ही किसका करेंगे, प्रोडक्ट का, यानी रैंक ऑफ a इंटू बी करे तो यहां से इक्वल टू रैंक ऑफ a इंटू रैंक ऑफ b, ये होगा। बताओ, नहीं होता है ऐसे भी, आप a इंटू बी करके उसका रैंक निकालोगे या a का रैंक b का रैंक अलग निकालोगे, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों एक्सप्रेशन क्या आए, इक्वल आए, ठीक है। लेकिन जो रिजल्ट बनेगा वो ये बनेगा, रैंक ऑफ a डॉट b इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ a कॉमा रैंक ऑफ b, ये होता है रिजल्ट, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ a कॉमा रैंक ऑफ b, इससे मिनिमम होगा, ये हम जरूर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट रिजल्ट है। एक और रिजल्ट है जिस पे क्वेश्चन बनता है, मान लो एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ओके, और एक मैट्रिक्स B है उसका ऑर्डर है n क्रॉस p। ये वही रिजल्ट दिखा रहा हूं जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। आपको इनमें दिख रहा है कुछ रिलेशन, m क्रॉस n और फिर n क्रॉस p, ठीक है, और फिर वो किसका रैंक पूछ ले आपसे, a डॉट b का, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा रैंक ऑफ a इफ रैंक ऑफ b इज इक्वल टू n इज इक्वल टू रैंक ऑफ b इफ रैंक ऑफ a इज इक्वल टू n। रिजल्ट समझ में आया, यानी अगर मैट्रिक्स ऐसी दे रखी है, a है उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4 और b मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 5 भी बोल सकते हो, 3 बोलना जरूरी नहीं है, ये बोल दिया। इसके तो कॉलम और इसकी रो क्या हो, सेम हो, जब इनकी मल्टीप्लाई कर दे हम a डॉट बी और फिर इसका रैंक पूछ ले वो, तो अगर इसका रैंक 4 है, ठीक है, इसका रैंक कितना है, 4 है, तो इसका रैंक उतना ही आएगा जितना a का आएगा, ये मतलब है इसका। क्या बोला है मैंने, अगर इनमें से किसी एक का रैंक 4 है तो जिसका 4 नहीं है, यानी मान लो इसका 4 है तो इसका 4 नहीं हो सकता, ओके, तो इसका प्रोडक्ट का रैंक किसके इक्वल आएगा, a के रैंक के इक्वल। समझ आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है मैट्रिक्स और मैंने बोल दिया a का रैंक तो है 4, हो नहीं सकता, तो मैंने इसको 2 ले लिया, और b का रैंक है वो 4 है। अब देखो 4 4 और b का रैंक कितना है 4, तो रैंक ऑफ a भी बता सकते हो कितना आएगा, 2 आएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, ओके। एक और रिजल्ट होता है जिसको हम रैंक नलिटी थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैंक सुना नाम, रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक है, और इस पे लिख लो 101% क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले होती क्या है वो बता दूं मैं, रैंक नलिटी थ्योरम। नलिटी तो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डिस्कस करेंगे तो नलिटी होता है। नलिटी होती क्या है वो बता दूं मैं, जब हम किसी मैट्रिक्स को, ठीक है, किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं 0, तो इसके जो नॉन जीरो सोल्यूशन आते हैं उसको नलिटी बोलते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है नलिटी। तो फिलहाल हम नलिटी को नलिटी लेके चलते हैं, या फिर ये बोल दो आप नलिटी क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स की जो नकली रो होती है, नकली कॉलम होते हैं, उसको उसकी क्या बोलते हैं, नलिटी बोलते हैं, नलिटी बोलते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना LD LI, जैसे मैंने ये बोल दिया कि 1 है 2 है 3 है, 3 वेक्टर आप लेके चले हो v1 v2 v3, मैंने बोल दिया v3 और कुछ नया नहीं है, मैंने इसके सम को लेके लिखा हुआ है, सम करके लिखा हुआ है, तो ये जो तीनों वेक्टर है तुम्हारे पास क्या हो गए, LD हो गए ना।
एलडी हो गए तो जो V3 है ना वो नकली है, जो जितने नकली वेक्टर हो उसकी उतनी क्या होती है, नलिटी होती है। तो नलिटी कितनी आएगी इसकी, 1 आएगी। सिंपल लैंग्वेज में ये सीख लो आप, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे नलिटी क्या होती है। अब नलिटी और रैंक और कॉलम, इसी से हमारे पास जो थ्योरम बनी है उसको हम क्या बोलते हैं, रैंक नलिटी थ्योरम। ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मैंने कितना ले लिया, m क्रॉस n ले लिया। अब n तुम्हें पता ना क्या होता है, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, ठीक है। तो रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर मैं ए का रैंक और उसकी नलिटी का सम करूं तो वो किसके इक्वल आएगा, उसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है रैंक नलिटी थ्योरम कि अगर मैं ए के रैंक का और ए की नलिटी का अगर सम करूंगा तो वो उसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं आपसे वो देखिए, ये आ गया था समझ में। जैसे मैंने ये बोल दिया है कि मैट्रिक्स है ए और उसका ऑर्डर है 12 क्रॉस 13 such that rank of A is 6, then nullity of A is, 4 ऑप्शन दे देंगे तुम्हें, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आंसर कितना आएगा, समझ रहे हो कितना आएगा, कितना आएगा, 7 आएगा इसका आंसर, ओके। या फिर ये दे देंगे कि एक मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर है 50 क्रॉस 55 such that nullity of A is equal to 35, then rank of A is equal to what, इसका रैंक किसके इक्वल आएगा। तो देखो नलिटी कितनी दे रखी है 35 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 55, तो 55 माइनस 35 कितने हो गए बताओ, तो रैंक कितना आ जाएगा इसका 20 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये है रैंक नलिटी का क्वेश्चन, ओके। तो इसको बोलते हैं रैंक नलिटी थ्योरम। आगे जाके भी इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है, वरना उसकी जरूरत नहीं है, यहीं पे हम कवर कर देते हैं इसको, रैंक नलिटी थ्योरम। इस पे क्वेश्चन पूछना इजी रहता है। एक ये इस टाइप का जो 2 क्वेश्चन लिखे हैं ना आपसे, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको 3 चीजें देखनी है, नलिटी, रैंक या फिर नंबर ऑफ कॉलम, 3 चीजें हैं। और नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल है, रैंक और नलिटी के सम के इक्वल है। रैंक ऑफ नलिटी का सम किसके इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल, ठीक है। एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है इस पे बेस्ड, वो आप देख सकते हो, ओके। समझ आ गया। तो ये टॉपिक था रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड हाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके साथ साथ कुछ और भी बच्चे हैं जो मेरे नोन हैं जो क्लास में नहीं आ रहे हैं, वो वीडियो लेक्चर देख के भी कवर कर रहे हैं, तो आप वहां से भी प्लीज 1-2 लेक्चर देख लीजिए, 1-2 सब्जेक्ट कवर कर लीजिए, ठीक है। ताकि आज 1 तारीख हो गई, 24 दिन तो है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज जितने मैं लिंक भेजूँ, जितने ऑलरेडी हो चुके हैं वो कवर कर लीजिए, ठीक है। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज है, रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, वो साथ के साथ आप कवर कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो, आपको नेट नहीं, नेट की वो प्रॉब्लम है तो यहाँ वाईफाई है, आप डाउनलोड करके ले जाइए, घर पे आराम से देखिए, अगले दिन डिलीट कर दीजिए अगले दिन, ठीक है। पासवर्ड इसका नहीं पता था मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। ये नहीं कि मूवी डाउनलोड करके लेके चले जाओ, जो लेक्चर्स हैं उनके HD क्वालिटी में आप यहाँ से डाउनलोड करके और घर पे देख सकते हो, ओके। जितना कितना 3-4 लेक्चर देख सकते हो, एक दिन में इतने कर लिए, देख लिए, डिलीट कर दिए, उनको 2 के स्पीड में देख लो, एक बार गो थ्रू तो होना है, ठीक है। तो ऐसा जरूर कीजिए। और अब हम स्टार्ट करेंगे 10 मिनट बाद नंबर थ्योरी, ठीक है। जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो इसी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं, 2 बजे स्टार्ट करते हैं अब हम।